आज के इस समारोह में उपस्थित सभी महनीय श्रोतागण, विशेष रूप से पत्रकारिता के और छपे हुए अक्षर की गरिमा के लिए जो संघर्षरत कुछ हाथ थे उस दीप शिखा के दोनों तरफ, उनमें से एक हाथ प्रभाष जोशी जी का काल के गाल में समा गया। उनमें से एक हाथ जो सुरक्षित रहा वो हरिवंश जी के रूप में यहाँ मौजूद है, उपलब्ध है। और शायद उनकी इसी क्षमता को देखते हुए उन्हें दुष्कर काम सौंपा गया कि लोकतंत्र में भी जब ऐसा ऐसा संकट आए तो वो उस पीठ पर बैठे हुए मिलें, वहाँ उस सदन में बैठे हुए मिलें। हमारी बड़ी बहन आदरणीय रीता बहुगुणा जोशी जी, मेरा उनसे संपर्क और संवाद बहुत लंबे अंतराल से है। जब मैं आंदोलन में था और राजनीति में था तब हम दोनों लोग दो पक्षों की तरफ बैठकर परस्पर बहसियाते थे। रोज़ शाम को 2-2, 3-3 घंटे बहस होती थी। लेकिन ये शब्द की संजीवनी है कि एक लंबा समय आंदोलन में और राजनीति में गुजारने के बाद भी राजनीतिक दलों में भी कोई भी ऐसा दल नहीं है जहां मुझे स्नेह करने वाले लोग मौजूद ना हो। ये शायद कविता की संजीवनी है। वाणी प्रकाशन का बहुत आभार कि उन्होंने पारंपरिक जो प्रकाशकीय माहौल है उससे बाहर हटकर कुछ सोचा। हमारी दिक्कत ये है, ये 59 वर्ष का प्रकाशन हो गया है। मुझसे ये प्रकाशन 9 वर्ष 8 साल बड़ा है लगभग। मैं 70 में पैदा हुआ और ये 9 वर्ष पहले प्रकाशन प्रारंभ हो गया। मैं जिस कस्बे में पैदा हुआ अरविंद जी, वहाँ पास में जो है हापुड़ है, वहीं से ये सब लोग निकले। 2-3 प्रकाशन वहाँ से और भी महत्वपूर्ण निकले। और साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते 15 साल की 14 साल की आयु में, यहाँ मेरे परिवार के लोग भी बैठे हैं। मेरी माँ तो आज स्वास्थ्य की वजह से नहीं आ पाई, लेकिन मेरे बड़े भाई जो अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं विश्वविद्यालय में, वो यहाँ बैठे हैं। मेरी श्रीमती जी जो इन्वायरमेंटल साइंसेस पढ़ाती थी, प्रोफेसर थी, अब दूसरे पद पर हैं, वो यहाँ हैं। तो 14-15 साल में किताबों में ये देखना शुरू करा इन्हें छापता कौन है, इनका प्रकाशक कौन है। तो 5-6 नाम सामने आते थे, उनमें से एक नाम वाणी का भी है। तो मुझे लगता था कि ये वो मानद मोहरें हैं जो किसी व्यक्ति पर लग जाएं तो वो काल में लेखक मान लिया जाएगा। वो रहे नहीं रहे, मान लिया जाएगा कि इसने लिखा है। लेकिन धीमे धीमे 70 के दशक के बाद जब ग्रासरूट के लोग राजनीति से लेकर, पत्रकारिता से लेकर, लेखन से लेकर सामाजिक जीवन में अपदस्थ होना शुरू हुए और उन लोगों ने गलियारों में जगह पाली जिनके पास बाहर की कुछ हवाओं का ज्ञान था, तो हिंदी की प्रकाशकीय जो कौशल क्षमता थी उस पर अंग्रेजी भारी पड़ने लगी। और पिछले 10-15 वर्षों से कवि सम्मेलनों में व्यस्त होने के कारण निश्चित रूप से वो ज़्यादा मानदेय का काम है, ज़्यादा व्यस्तता का काम है। वहाँ तात्कालिक निर्णय हो जाता है आपका। आपने पंक्ति पढ़ी, ताली बजी, पंक्ति पढ़ने से पहले आपको मुद्रा मिल गई, बात खत्म हो गई। प्रकाशक तो जब किताब छापता है, उसकी जो खुशबू है छपी हुई किताब की, फिर वो पाठक के हाथ में जाती है, फिर पाठक आपको सूचित करता है, इसमें देरी लगती है। लेकिन हिंदी का प्रकाशन समूह ये बात समझने में बहुत देर उसने लगाई। सबसे प्रसन्नता की बात है कि वाणी ने लीड ली, वाणी ने स्वयं को आगे रखा, आती हुई हवाओं के लिए अपने दरीचे खोले और लोकप्रिय और मुख्य धारा के बीच का जो विवाद है हिंदी में वर्षों से जो चल रहा है, यह भी 70 के दशक के बाद से समाप्त हुआ। एक समय में दिनकर जी हों, जानकी वल्लभ शास्त्री हों, महिषी महादेवी वर्मा हों, जितने भी लोग मंचों पर थे वही साहित्य में भी लोकप्रिय थे। लेकिन तात्कालिक कविता आपातकाल के दौरान बढ़ी। उसी समय की कविता, संजय गांधी पर कविता पढ़ दीजिए, इंदिरा जी पर कविता पढ़ दीजिए, जनता पार्टी पर कविता पढ़ दीजिए, तुरंत ताली ले लीजिए, तुरंत गाली ले लीजिए। उससे मंच पर तात्कालिक कविता बढ़ी। और जो महत्वपूर्ण कवि थे, जिनकी भाषा में मर्यादा थी, जिनकी कौशल था, जिनके पास वो संजीवनी उत्तरजीविता थी कि वो साहित्य में पढ़े जा सकते हैं, उन्होंने धीरे से वो रास्ता छोड़ दिया, वो मंच छोड़ दिया। जब मैं 90 के दशक में आया तो मुझे कवि सम्मेलन ऐसा मिला जहां कविता का तत्व बहुत कम हो गया था और जहां भंगिमाओं का, नारों का, प्रहसनों का, संस्मरणों का अंश बहुत ज्यादा था। अभी भी वो है, पूरी तरह से गया नहीं है। लेकिन जैसे कि लोकप्रिय साहित्य की एक समस्या होती है कि उसे अपने श्रोताओं की तात्कालिकता के हिसाब से लिखना, जीना पड़ता है, तो हम सब उसी में रहे। लेकिन एक बीच में गहरी विभाजक रेखा खिंच गई। तो जैसे आप संघर्ष कर रहे हैं एक संसदीय पीठ पर, या आप संघर्ष करते रहे पत्रकारिता में, इतने वर्षों में मेरा निजी रूप से संघर्ष ये रहा कि मैं जिन कवि सम्मेलनीय कवियों में बैठ रहा था वो तो पढ़ने लिखने के खिलाफ थे। कि आपको धूमिल क्यों याद है?
आपको ज्ञानेंद्रपति क्यों पता है, आप आलोक धनवा को क्यों जानते हैं? वो जानते नहीं थे कौन है ये, उनको मतलब ही नहीं था धूमिल से, उनको मतलब ही नहीं था मुक्तिबोध से। वो तो अपना लिख के लाए थे, मेरी पत्नी होकर परेशान हैरान बोली श्रीमान आज चले जाइए बाजार, और ताली बज रही थी इस पे। तो वो कहते थे जब यही करने से ताली बज रही है और पैसा मिल रहा है तो तुम ये मूर्खतापूर्ण बातें क्यों लेके आए हो कि कविता पढ़ी जानी चाहिए। और जो मुख्य धारा के लोग थे वो आज तक भी एक विशेष प्रतिशत में इस बात से परेशान है कि जो अरुण जी ने घोषणा कर दी कि कवि से 1 करोड़ का करार, मेरी ब्रांड टीम तो कह रही है कि करार कम पैसे का हुआ है, ये तो काफी कम है। अगर एक लगभग लुगदी साहित्य के समकक्ष अंग्रेजी में लिखने वाला आदमी 5 ले सकता है तो हिंदी में आदमी क्यों नहीं ले सकता है, जबकि उसकी पाठक संख्या है, जबकि उसे लोग पढ़ रहे हैं। तो केवल जीवन में सहज हो जाना, केवल जीवन को जीवन की तरह जी लेना मानक बन गया कि आप कवि नहीं है, आप साहित्यकार नहीं है। ये मेरे जन्मदिन पर कोई अवसर नहीं है ऐसी बात करने का, लेकिन मैं 2 वर्ष पहले हिंदी की एक मानक पत्रिका ने मुझे बुलाया। उनका एक कार्यक्रम होता था टॉक ऑन टेबल, जिसमें वो एक आदमी को बैठा के 15-20 लोग छोड़ देते थे उसके ऊपर कि आप सवाल पूछो। तो मैंने उनसे मना किया कि आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, मैं क्या करूंगा। बोले नहीं आप जरूर आइए, आप लोकप्रिय साहित्य के व्यक्ति हैं, बहुत बिकते हैं, बहुत सुने जाते हैं, करोड़ों लोग सुनते हैं आपको। तो मैं चला गया। तो वहां उस पत्रिका के पहले अंक में मैंने लगभग 14 कविताएं भेजी, 3 ब्लैंक वर्स भेजी, 3 गजलें भेजी, 6 गीत भेजे, मुक्तक भेजे, छोटी छोटी कविताएं भी भेजी। मैंने सोचा कि सब तरह की कविता पहुंच जाए ताकि ये पाठक पढ़ लें और जो मुझसे साक्षात्कार लेने आए वो सज्जन भी पढ़ लें। वो 7-8 सज्जन आए, उन्होंने एक पंक्ति नहीं पढ़ी थी। उनका नाराजगी इस बात पर थी कि आप एक शाम के कविता पढ़ने के 10 लाख रुपए क्यों लेते हो, आप इस गाड़ी में क्यों चलते हो, आप बीच में चुटकुला क्यों सुनाते हो। हमने आपका एक कार्यक्रम देखा था, 2 घंटे में आपने 1.25 घंटे कविता सुनाई, 1.25 घंटे आपने इधर उधर की बातें सुनाई। मैं उनसे कह रहा था 1.25 घंटे तो कविता सुनाई, यो हनी सिंह का टिकट लेने वाला लड़का मेरा टिकट लेके आया, इस बात का तो एहसान मानो, इस पर तो मुझे धन्यवाद दो, इस पर तो मुझे बल दो, इस पर तो मुझे शक्तिवान करो, और कम से कम मत करो, शांत तो रहो। तो इस संघर्ष के बीच में प्रकाशन छपा हुआ है, फंसा हुआ है। और अगर प्रकाशन इस बात को समझेगा कि चीजें बदल रही हैं, 1960 के दशक के बाद हम हॉकी में नहीं जीते, हम केवल मास्को में जीते, जिसमें पाकिस्तान नहीं गया था, हॉलैंड नहीं गया था, जर्मनी नहीं गया था, क्योंकि वो ऐसी जगह पर हुआ था जहां राजनीतिक कारणों से लोग नहीं जा रहे थे। तो लोग कारण तलाशने लगे कि हम हॉकी में जीतते थे, हार क्यों रहे हैं। बाद में खेल विशेषज्ञों ने बताया कि इससे पहले हॉकी घास पर खेली जाती थी, जहां कलाई का कौशल चलता था, है ना, वो कौन सी कलाई मोड़ना चलता था, मोहम्मद शाहिद वगैरह बड़े हमारे मशहूर और अच्छे प्लेयर्स थे। बाद में वो एस्ट्रो टर्फ पे होने लगी, जिसमें साहस चलने लगा, जिसमें दम चलने लगा, कंधे से कंधे बढ़ने लगे, लोग गिरने लगे। तो प्रकाशकों को यह बात समझनी पड़ेगी और साहित्य के झंडा बरदारों को यह बात समझनी पड़ेगी कि साहित्य की हॉकी घास से निकल के एस्ट्रो टर्फ पर आ गई है और वो उसी तरह पढ़ी जाएगी। आप एक कविता किसी बड़ी से बड़ी पत्रिका में छापिए, आप, मैं उनके अवदान को अस्वीकार नहीं कर रहा, वो बहुत महत्वपूर्ण काम है जो हो रहा है, लेकिन चांद पर पहुंचने के लिए अगर वो गुरुत्वाकर्षण केंद्र तक पहुंचाने वाली जो नीचे पुछल्ली लगी रहती है, जो बाद में गिर जाती है, वो ना हो तो चांद पे थोड़ी पहुंचे आदमी। और चांद पर जो वायुयान पहुंचा, अगर वो पहुंच कर उस छोटे पुछल्ले को गाली देने लगे कि तुम्हारा योगदान ही क्या था, तुम तो यहीं गिर गए थे 10 किलोमीटर पे, तो फिर ये कृतज्ञता है, उसका भी योगदान है कि उसने उसको वहां तक पहुंचाया। तो मुझे पता नहीं कि मैं अभी कविता लिख पाया हूं, नहीं लिख पाया हूं। आदरणीय भाई साहब ने जो प्रशंसा की वो उनका स्नेह हो सकता है मेरे प्रति, लेकिन मैं इतना प्रयास जरूर कर रहा हूं कि एक बड़ी संख्या में भारतीय और दूसरे मुल्कों के लोग हमारी हिंदी की उस कविता धारा तक पहुंचे जहां अच्छे लोग लिख रहे हैं और मुझसे भी अच्छे लोग लिखने वाले आने वाले हैं। केवल इस बात का प्रयास है और ये पुस्तक इस बात को सिद्ध करेगी। लोकगीतों में लोक चेतना एक ऐसी किताब है जिसमें मैंने बचपन में मैं अपनी माँ के पास सोता था, सबसे छोटा था, और मेरी माँ को गाकर सोने की आदत है, वो गाकर सोती हैं। तो मैं अब ब्रज के वो गीत गाती थी या कौरवी के गीत गाती थी, तो मेरे प्राण में, अंतस में वो लोक की धुन और वो लोक की भाषा बस गई। तो मैं वर्षों सोचता रहा कि मैं इस पर कुछ काम करूंगा। और मैंने फिर जब मैं कॉलेज एजुकेशन में था, पढ़ाता था,
तो मैंने ये काम किया कि लोकगीत कैसे लोक चेतना से जुड़े हुए हैं। आप सब इस पारिवारिक समारोह में यहाँ आए हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं आप सबसे भी आशा करता हूँ, क्योंकि हिंदी की साहित्य धारा से और विशेष रूप से जिसे मुख्य धारा से कहते हैं, उसके भी बहुत महनीय चेहरे यहाँ पर हैं, बड़े लोग यहाँ पर हैं। मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि हमारे इन टिटहरी प्रयासों को स्वीकार करें, समझें, और ये जो मुख्य धारा और लोकप्रियता के बीच का जो एक असामंजस्य है, ये फिल्मों ने तोड़ दिया है। आज पंकज त्रिपाठी लोकप्रिय सिनेमा के भी सुपरस्टार हैं, और जो दूसरा प्रकार का सिनेमा होता है जिसे अर्थवान सिनेमा कहते हैं, उसके भी सुपरस्टार हैं। आज मनोज वाजपेयी इधर भी काम करते हैं, उधर भी काम करते हैं। तो क्यों ना हमारे यहाँ भी एक ऐसा पुल तैयार हो, ऐसा सेतु तैयार हो कि हमारी कवि सम्मेलनीय परंपरा के लोग अच्छा साहित्य क्या है, जो पुस्तकों में छप रहा है, जो पत्रिकाओं में छप रहा है, उसके बारे में जान सकें। और हमारे यहाँ अगर 1% भी शोभन हो तो 99% के प्रति चेतावनी का और हिदायत का भाव रखते हुए आप 1% की प्रशंसा के लिए, उसको कंधे पर हाथ रखने के लिए अगर अपना मन बड़ा करेंगे तो ये भाषा पर भी एहसान होगा और हमारी पाठक संख्या के विस्तार में भी काम करेगा। मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका कि यहाँ पे आप पधारे हैं। और मैं माहेश्वरी जी का और हमारी बहन अदिति का बहुत आभारी हूँ। ये 2 पीढ़ियाँ बहुधा एक दूसरे की बात नहीं समझ पाती हैं, लेकिन पिता पुत्री हों तो समझ पाते। मैं 2 बेटियों का पिता हूँ। आज संयोग से वो यहाँ नहीं है, दोनों लंदन में हैं, तो मैं ये बात समझ सकता हूँ कि मैं उन्हें बेहतर समझता हूँ और वो मुझे बेहतर समझती हैं। शायद ये अदिति की ही आगे जाती हुई दृष्टि थी जिसने वाणी को इसके लिए तैयार किया, वाणी को इस बात के लिए तैयार किया कि आज वाणी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ मेरे जैसे लिखने पढ़ने वाले लोग, जिनका आकलन समय करेगा, समीक्षक तो करने को तैयार ही नहीं है और समीक्षक की अब आवश्यकता भी मुझे नहीं लगती है, समय करेगा, ऐसे लोगों की आहट पहचान कर उन्हें अवसर दिया गया, उन्हें जगह दी गई है। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत।